10 तारीख की बात है। उस दिन मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा था। लास्ट के हार्डली 5 से 3 मिनट रह गए थे। तो फर्स्ट में जैसे ही वो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट साइड पे रेलवे वाले बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास अपना कोच नंबर बताओ। मैंने कहा मेरे पास कोच नंबर तो नहीं है, मोबाइल में स्क्रीनशॉट है मेरा। मैंने कल ही टिकट निकाल लिया, ऑनलाइन टिकट निकाली है। तो उन्होंने कहा सामने जाके चेक कराओ। सामने जाके वो तुम्हें बता देंगे तुम्हारा कोच नंबर क्या है। सामने जाके चेक करवाया तो वो उनको दिखाया तो वो बोलते हैं नहीं हमारे पास नहीं होगा, वो पूछताछ केंद्र है वहाँ पे जाओ। तो इतने में मुझे भी गुस्सा आ गया कि अगर यहाँ पे नहीं था तो उसने वहाँ क्यों भेजा, फर्स्ट वाले ने मुझे उसके पास क्यों भेजा जब वो वहाँ पे होना ही नहीं था उस चीज़ को। वो बोलता है इंक्वायरी में जाओ। इंक्वायरी में जैसे ही गया, इंक्वायरी में भी कोई आदमी था नहीं उस टाइम पे। फिर इंक्वायरी में आता है, तब तक मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना PNR देख करके अपने आप ही अपना कोच देख लूँगा। तो टाइम भी मेरे पास हार्डली 2-3 मिनट का ही था, बच गया था लास्ट का। तुरंत तुरंत मैंने अपना सामान उठाया, भागते भागते एक कोच में चढ़ गया मैं। वहाँ पे चढ़ने के बाद 2 मिनट 1 मिनट सांस ली। जैसे सांस ली उसके बाद फिर TT आता है। TT पूछता है तुम्हारा टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है। मैंने कहा देखो ऑनलाइन मैंने निकाल रखा है। फिर बोलता है कोच कौन सा है। मैंने कहा कोच मुझे पता नहीं। इतने में उसने मुझे लात मार दी। उसने मुझे लात मार दी और पीछे से वो पुलिस फोर्स और जो RPF रहता है, रेलवे पुलिस फोर्स, और जो रेल के जो गार्ड्स थे जो उस टाइम पे जिनसे मेरी थोड़ी बहुत तू मैं हो गई, तो वो वीडियो में है कि हाँ मुझे आपने क्यों भेजा इधर, मुझे बेवकूफ़ समझाया गया, मुझे चूतिया समझाया। तो वो लोग भी आए और वो लोगों ने मेरा फ़ोन जब्त कर लिया। इतनी की वीडियो बन रखी है। और मुझे डंडों से मारा, मेरे कान में ज़ोर से मारा। तो मेरे राइट साइड वाला कान का पर्दा फट गया। उसका मेडिकल मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद मैं बाहर थाने में गया। तो बाहर एक थाना है, तो उन्होंने कहा इसका कंप्लेन यहाँ पे नहीं, GRP थाने में होगा जो उससे सटा है। तो स्टेशन के बाद ही बाहर GRP थाना है। मैं वहाँ गया, वहाँ कंप्लेन करने लगा। तो वहाँ कंप्लेन उन्होंने करने के लिए कर रहे थे, बट मैंने कहा जब तक मेरा फ़ोन नहीं आएगा मैंने कंप्लेन नहीं दूंगा। फिर उन्होंने मेरे घर वालों का नंबर पूछा, नाम पूछा, मैंने नाम बताया। फिर उन्होंने बोला कहाँ मियाँ वाला में किस जगह है। तो मैंने कहा यहाँ के पार्षद जो है पूजा नहीं की उसकी जगह में है। पापा का नाम मैंने बता दिया था। नंबर मुझे याद नहीं था क्योंकि फ़ोन मेरे पास था ही नहीं, तो मैं कैसे करता। फिर थोड़ी देर में पापा और भाई भी आए। उनकी अंदर पता नहीं क्या बातें हुई, क्या हुआ। और मेरे हाथ में एक्चुअली पुरानी दरांती भी थी मेरे उसमें बैग में। तो वो इसलिए लाया था कि गांव से मेरी मम्मी को चाहिए थी, तो गांव से एक पुरानी दरांती आई थी, बहुत पुरानी दरांती है वो भी। तो मैंने ये रीज़न भी वहाँ पे बताया पुलिस वालों को कि हाँ यहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम है। देहरादून स्मार्ट सिटी होकर के भी बम्बई दिल्ली शहरों में मशीन होता है तो डिटेक्ट होता है, कुछ भी चीज़ आप लेके जाते हो ऐसी चीज़ें, तो मेटलिक चीज़ें वो डिटेक्ट हो जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। आतंकवादी यहाँ से घुस करके अंदर जा सकता है, कुछ भी रॉन्ग थिंग्स हो सकती हैं। तो जब तक मैं अपना दोबारा चक्कर लगाने गया या मेडिकल बनाने में गया या दोबारा वहाँ पे देखने गया, तब तक उन्होंने मेरे बैग से दराते निकाल चुके थे वो लोग, GRP के जो पुलिस वाले थे। मैं फिर उसके बाद मेडिकल में भी गया, जो रेलवे का मेडिकल वो रहता है, स्वास्थ्य विभाग, वहाँ पे गया। वहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारा यहाँ पे नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया था दून। उसका उन्होंने स्लिप एक कांस्टेबल को उसकी स्लिप दे दी थी, ठीक है। बट उन्होंने गेम क्या खेला, मुझे GRP वालों ने मुझे वहाँ पे नहीं भेजा, मुझे भेजा साइकेट्रिस्ट के पास। तो एक साइकेट्रिस्ट के पास रिजबन्ना पुल के पास कोई था, थोड़ा आगे जाते हैं। तो वहाँ वहाँ मुझे दवाई लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे आगे दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। सिलाकुई में है, सिलाकुई में जो संस्थान है साइकेट्रिस्ट का, राष्ट्रीय सहकारी ऐसा कुछ है संस्थान है सिलाकुई में। तो वहाँ पे मुझे भेजा। वहाँ पे भी मैंने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया। मैंने कहा मुझे जो इंजेक्शन लगाया पहले मुझे बताइए कौन सा इंजेक्शन है, कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरा राइट है उस इंजेक्शन को जानने का। दवाई भी दे रहे थे, पुड़िया में दे रहे थे। तो मैंने कहा मैं आज तक कोई पुड़िया वाली दवाई नहीं खाई है। कौन सा ऐसा झोला चापी लोग रहते हैं जिसको पुड़िया में दवाई देते हैं आजकल, नहीं तो स्ट्रिप्स में पैकिंग में गोलियाँ आती है और वो दवाई देनी चाहिए थी। तो मेरे उन्होंने सुना नहीं, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। वहाँ पे तो मुझे स्टेशन में मारा गया, जबकि हॉस्पिटल में भी मुझे मारा गया। मेरे को 5-6 लोगों ने मेरे किसी ने पैर पकड़े, किसी ने हाथ पकड़े, 1-2 थप्पड़ मुझे मुंह पे मारे गया। तब जा कर के मुझे इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन लगने के बाद मुझे पता नहीं कब होश आता था, 6-6 12-12 घंटे में।
बस खाने के लिए उठता था फिर सो जाता था, खाने के लिए उठता था फिर सो जाता था। परसों फिर मुझे शाम के टाइम, दिन के टाइम में डिस्चार्ज मिला। घर आया तो घर आके भी मेरे को फ़ोन नहीं दिया। कल सुबह 10:30 बजे मुझे फ़ोन रिसीव हुआ है मेरा। घटना है 10 तारीख की। 10 तारीख को पहले 11:45 बजे फ़ोन मिला। फिर 11:45 बजे के बाद जब मैंने दवाई वहाँ पे मेडिकल जहाँ पे वीडियो बना रहा था, जो आपको शेयर कर रखी है, वो वीडियो बना रहा था, तो वहाँ पे भी मुझे उसके बाद से लेके कल 10:30 बजे तक फ़ोन प्रोवाइड कर गया। पता नहीं कौन सा ऐसा कानून ये लोग पढ़ के आए हैं कि किसी भी आदमी का फ़ोन रख सकते हैं। उस दिन भी ऐसे हुआ। मेरे घर वाले को 9-10 बजे तक उनको ये नहीं पता था कि उनका लड़का कहाँ है, कैसे है, कहाँ पहुँचा। इवन मैंने किसी से कॉल किया, अगर तुमने फ़ोन अपने पास रखा हुआ है तो कम से कम उनको ये तो कॉल करके बता सकते हो कि आप उनके क्या लिखते हो। उनको पुलिस में भर्ती कर, पुलिस ने यहाँ वो कर रखा है, वो यहाँ पे बंद है करके, तो वो भी उन्होंने काम नहीं किया। मिस कॉल अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है उनकी। ये हो गया। फिर उनके पास में मेडिकल के जांच के लिए गया। कल मेडिकल के लिए गया तो उन्होंने बोल दिया मुझे, हमने दून रेफ़र कर रखा है, जबकि दून में कहीं भी रेफ़र नहीं किया होता। दून में गया तो दून मैंने बोला यहाँ पे नहीं होगा, आपको कोरोनेशन में जाना पड़ेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। तो वहाँ गया। वहाँ जाके फिर मेडिकल बनवाया। तो वो भी वहाँ जाके मेडिकल जो था वो परसों की बात है, मैंने कल बनवा दिया था वहाँ जाके। कल मेरा मेडिकल बन गया था। परसों की बात है। परसों मैं दीनदयाल हॉस्पिटल गया, सॉरी पहले दून में गया। तो दून से मुझे दीनदयाल हॉस्पिटल बोला। वहाँ पे ओपीडी का टाइम ख़त्म हो गया तो मुझे एक्सरे और ईएनटी के डिपार्टमेंट के लिए भेजा। तो कल मैं ईएनटी में और ईएनटी डिपार्टमेंट में दिखाया तो उन्होंने देखते ही फर्स्ट टाइम में बोल दिया कि कान के पर्दे फट चुके हैं करके, इसके लिए पर्चा बनाओ। तो इसके लिए मैंने पर्चा बनाया और उसमें ये प्रूफ में आ गया कि हाँ मेरे कान के पर्दे फट गए हैं और मेरा पिचिंग जो सुनने का साउंड है वो कम हो गया। ठीक है। तो अभी मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ गलत उन्होंने किया है, मुझे मारा है, उसका उनको उचित दंड मिले। और मानहानि भी करता हूँ एक प्रतिष्ठित आदमी का। ठीक है। आई एम ए डिप्लोमा इन फार्मेसी। एक प्रतिष्ठित आदमी का। मेरे घर में भी सब एजुकेटेड है। भाई ने एमटेक कर रखी है, बहन भी बीएड कर रही है। ठीक है। पापा भी क्वालिटी मैनेजर है देवबंद सहारनपुर पे। अच्छी सी फैमिली है हमारे, खुद मियाँवाला में घर होते हुए। तो उन्होंने एक आदमी पे, एक रेप्यूटेड आदमी के ऊपर हाथ डाला, उसको मारा, उसको पीटा, इतना पीटा कि उसके कान के पर्दे फट गए। नॉर्मल पीपल लोगों के साथ क्या करते होंगे, जो साधु रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, पता नहीं उनके साथ तो कैसा बिहेव करते होंगे ये लोग। अपने पद का, अपने जो उसका घमंड है इनको वर्दी का। मैं दिखाना चाहता हूँ कि वर्दी कोई भी कॉन्टीन्यूस नहीं रहती। अभी तुम्हारे पास है तो कभी किसी और के पास रहती है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का ये मतलब नहीं है कि कोई भी आए और उसको तुम मारते रहो, पीटते रहो। ठीक है। कौन सा कानून ये कहता है, टीटी ने भी मुझे लात मारा, कौन सा कानून कहता है कि टीटी लात मारेगा? अगर मेरे पास टिकट नहीं थी, मेरी टिकट कैंसिल हो चुकी थी, मेरी टिकट बुक नहीं हुई थी, कुछ भी रीज़न था XYZ, उसको मेरे पे चालान काटना चाहिए था। कोई भी लात मारने का अधिकार किसने दिया? किसने पुलिस फोर्स को मुझे डंडे मारने का अधिकार दिया, मेरे कान के पर्दे फाड़ने का अधिकार दिया? क्या वो मेरे कान के पर्दे दोबारा ला सकते हैं? ठीक है। ला सकते हैं वो लोग। तो यही मेरी गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक्स करिए, ताकि उनको पता चले देहरादून में क्या होता है, कैसे भ्रष्ट प्रशासन है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गलत चीज़ें करते रहते हैं, अपने पद के मद पे ये लोग क्या क्या करते रहते हैं। उल्टा मेरे घर वालों को ये डराने के उसके पास हथियार था। अबे मेरे पास हथियार था तो अगर तुम लोग मार रहे थे तो मैं उस टाइम पे उसका हथियार का यूज़ नहीं कर सकता था क्या? अगर मैं कोई आतंकवादी होता, कोई गलत मेरे अंदर इंटेंशन होता, तो सबसे पहले मैं उस चीज़ को हथियार को निकालता। वो भी हथियार पुराना जिस जंग लगा हुआ है वो हैगा। तो उससे मेरे घर वालों को डराने की कोशिश की गई कि इसको ना तो हम अंदर कर देंगे करके। ठीक है। और अभी तक मेरे लिए कंप्लेंट नहीं लिखी है। कल भी मैं कंप्लेंट लेने के लिए गया तो बोलते हैं SHO साहब नहीं है, वो हरिद्वार गए हैं और हमें 15 अगस्त की तैयारी करनी है। ठीक है। बोलते हैं इतना तुम हमको टॉर्चर कर रहे हो ना, एक फांसी का फंदा दे दो हमको, मैं फांसी का फंदा लेकर लग जाता हूँ। वहाँ पे एक आदमी है, कांस्टेबल है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, फिजिकली मैं बता सकता हूँ, दूसरे दिन नाम भी बता दूंगा। वो मुझे कहता है कि ना मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, तुम हमें टॉर्चर कर रहे हो और अपनी ड्यूटी तो कर नहीं रहे हैं ये लोग, और मुझे कह रहे हैं कि मैं इन्हें टॉर्चर कर रहा हूँ।
अभी तक उन्होंने मुझे जो अप्लीकेशंस मैंने दी थी उनका फ़ोटो स्टेट मुझे कोई भी रिटर्न में, मैंने रिटर्न में 4 लेटर उनको दिए हैं, उन्होंने एक भी अभी तक दर्ज नहीं किया है। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, उनको पता है कि वो लोग फंसने वाले हैं, रेलवे के लोग फंसने वाले हैं। देहरादून स्टेशन में कोई भी सुविधा नहीं है कि कोई भी आदमी रहता है तो उसको डिटेक्ट किया जाए कि वो क्या लेके जा रहा है। कोई बंदूक भी लेके जाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा बैग के अंदर पे। कोई कुछ भी लेके जाएगा, सिलेंडर लेके जाएगा, गैस लेके जाएगा, रॉकेट लेके जाएगा, पूरी ट्रेन जला सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यही चीज़ें पता होनी चाहिए, लगनी चाहिए, वहाँ पे मशीन होनी चाहिए, इक्विपमेंट। देहरादून जब राजधानी है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए थी। ऐसे ही इंद्रेश हॉस्पिटल में भी सेम हुआ था 2.5 साल पहले जब मैं गया था, वहाँ पे भी कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। मैं 5 लीटर का वहाँ पे गैस सिलेंडर लेके अंदर जाता हूँ, बाहर आता हूँ, 2 चक्कर लगाता हूँ, कोई इंतज़ाम नहीं। इवन फायर अलार्म भी नहीं बजा। वहाँ पे एक आदमी बीड़ी पीने लग गया, साधु या कोई, तो वहाँ पे फायर अलार्म भी नहीं बजा। तो सिक्योरिटी इज़ ज़ीरो। देहरादून जो रेलवे स्टेशन पे है वहाँ सिक्योरिटी ज़ीरो है। सिक्योरिटी ना होने के बाद, उसके बाद भी मैं कई बार वहाँ चक्कर लगाए, 4 से 5 बार चक्कर लगाए। ना ही पूछताछ केंद्र पे एक आदमी मिला मुझे, ना ही मुझे स्टेशन मास्टर मिला 10:30 बजे तक। ठीक है, तो ये है देहरादून स्टेशन, रेलवे स्टेशन का हाल। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना मिले। मुझे आप सज़ा देना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास हथियार थे तो उसका मुझे सज़ा दे दीजिए, पर मेरे साथ जो मारा गया है उनको सस्पेंड करिए, उनसे मुझे 10-10 लाख का मुआवजा चाहिए एक एक आदमी से। उन्होंने मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया है, इस कान से मुझे अब सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो मुझे वापस करके दे सकते हैं क्या वो लोग? मेरी क्या गलती थी? सिर्फ इतना ही कि मैंने उनको ये, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था या मैंने कोच नंबर नहीं बताया था, इसलिए वो मारपीट करना चालू कर देंगे। कौन सा कानून कहता है कि आप फ़ोन जब्त कर सकते हो? कौन से लॉ में लिखा है कि अगर कोई से कुछ भी होता है तो पर्सन को उसको फ़ोन दिया जाता है, वो अपने घर वालों से बात करे या घर वालों को बुलाए, अपने लॉयर को बुलाए, किसी से भी बात करे? ये कौन सा कानून हो गया कि फ़ोन अपने आप जब्त करो 7-8 घंटे तक? उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन में भी, वहाँ पे भी जाकर के भी फ़ोन जब्त होता है, वहाँ पे भी मुझे मारा पीटा जाता है। तो क्या है, व्हाट इज़ दिस? है क्या चीज़? मैं तो अभी तक यहाँ के सिस्टम को ही समझ नहीं पाया। इससे पहले मैं 10-12 साल बम्बई रहा हूँ, 10-12 साल सोनीपत हरियाणा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस देखी है मैंने, पर सबसे घटिया एक्सपीरियंस रहा है उत्तराखंड पुलिस का मेरे सामने। अभी कल परसों में आया तो ठीक है, स्टार्टिंग में मैं जिस दिन आया उस दिन उन्होंने अच्छा काम भी किया तो मैंने अप्रिशिएट भी किया। आधा पौना घंटा तक मुझे अंदर नहीं आने दिया गया बॉर्डर पे, चेक पोस्ट पे, तो उनको सैल्यूट करता हूँ मैं पुलिस वालों को। पर ऐसे पुलिस वाले जो अपने पद का दुरुपयोग करके किसी नॉर्मल इंसान को, कॉमन पीपल को मारते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरे साथ हुई है, किसी और के साथ भी हो सकती है, इसीलिए मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ। आप सबसे यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इनको भी पता चले। कॉमन आदमी जब बोलता है तो उसकी आवाज़ यहीं तक नहीं, पूरे पार्लियामेंट तक, पूरे त्रिवेंद्र सिंह रावत तक, बीजेपी तक, सब जगह, पूरे केंद्र में, पूरे सब जगह वहाँ उसकी आवाज़ गूंजेगी, पूरे भारतवर्ष में उसकी आवाज़ गूंजेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।